नमस्कार। दोस्तों कहते हैं अगर किसी देश को दुनिया का सुपर पावर बनना है तो उसे 2 क्वालिटी विकसित करनी पड़ेगी। पहला, उसे दुनिया में एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना पड़ेगा और दूसरा, उसे डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अगर पिछले कुछ दशकों की बात की जाए तो दुनिया में किन्हीं 2 देशों ने अगर युद्ध लड़ा है तो एक देश को अमेरिका ने समर्थन दिया है और दूसरे देश को रशिया ने समर्थन दिया है। एक को अमेरिका ने हथियार बेचे हैं और दूसरे को रशिया ने हथियार बेचे हैं और इस वजह से वो दोनों देश तो लुट गए, लेकिन ये रशिया और अमेरिका जैसे देश दुनिया में सैन्य महाशक्ति बन गए और न सिर्फ सैन्य महाशक्ति बने बल्कि वो हथियार बेच बेच करके पैसे भी कमाए। इसलिए अमेरिका जैसा देश आज अपनी डिफेंस पे इतना खर्चा कर रहा है जितना टॉप के 10 कंट्रीज को अगर मिला दिया जाए तो भी वो अमेरिका के आसपास भी नहीं फटकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोबल लेवल पर भारत डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में इतना पीछे क्यों रह गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत क्या कर रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पूरी दुनिया में डिफेंस इंपोर्ट्स की बात की जाए तो उसका 11% शेयर अकेले भारत ने खरीदा है। दरअसल ये इसलिए भी खरीदना पड़ा है क्योंकि सेम टाइम पे चीन और पाकिस्तान के साथ में भारत का तनाव चल रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत ने अपने इन हथियार की खरीद में 85% हथियार सिर्फ 3 देशों से खरीदे हैं, जिसमें से 46% हथियार रशिया से, 27% हथियार फ्रांस से और 12% हथियार अमेरिका से खरीदे थे। इसमें कई सारे हथियार जैसे S-400 से लेकर के चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से और राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीद में शामिल थे। अभी भी भारत के 86% हथियार सिर्फ रूस से हैं, यानी कि भारत की पूरे डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर के इन्फेंट्री और जितने भी हथियार हैं उसमें से 86% हथियार अकेले रशिया से हैं। इसलिए आगे आने वाले दशकों तक भारत को रूस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। भारत अपनी जीडीपी का 3% अपने डिफेंस पर खर्चा करता है और उसमें भी भारत 60% हिस्सा सिर्फ विदेशों से हथियार खरीदने पर खर्च करता है। अगर कैग की एक रिपोर्ट की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने रॉ मटेरियल्स का 95% हिस्सा विदेश से खरीदता है। ये आत्मनिर्भरता की कहीं से भी निशानी नहीं है। अभी भी भारत में कोई भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इंजन नहीं है। फिलहाल डीआरडीओ इस पर काम कर रहा है और कावेरी इंजन बना रहा है, लेकिन कब तक बनेगा वो एक विषय होगा। अगर बात की जाए भारत के 5वीं पीढ़ी के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तो भारत अभी भी उस पर काम कर रहा है और वो तब तक बनकर तैयार होगा जब तक दुनिया के बाकी देश जैसे कि रूस, चीन और अमेरिका अपनी 6ठी पीढ़ी का हथियार बना चुके होंगे। अब अगर बात की जाए ग्लोबल लेवल पर भारत डिफेंस इंडस्ट्री में इतना पीछे कैसे रह गया, तो इसमें सबसे बड़ी अहम वजह है भारत की डिफेंस प्रोक्योरमेंट में होने वाला भ्रष्टाचार और उसके बाद डिफेंस की पॉलिसी मेकिंग में लगने वाला बड़ा समय भी इसका एक बड़ा कारण है। अगर बात की जाए भारत के रक्षा उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो भी भारत में नहीं थी, ये भी एक बड़ा कारण था। अगर बात की जाए भारत में भूमि अधिग्रहण की तो इस पर भी बड़े प्रतिबंध हैं, जबकि चीन तो हाथों हाथ जमीन देता है अगर कोई वहां पे जाकर के इन्वेस्टमेंट करे। अगर बात की जाए विवादों के निपटान की तो भारत में कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ही नहीं थी डिफेंस इंडस्ट्री में। ये सारी एक बड़ी वजह थी भारत को डिफेंस इंडस्ट्री में पीछे धकेलने के लिए। क्या सिर्फ इतनी समस्याएं थी? जी नहीं, इससे भी बड़ी समस्याएं। इन समस्याओं का मूल कारण सिर्फ इतना ही नहीं है, एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम खर्चा करता है। अगर बात की जाए चीन की तो चीन की जीडीपी भारत की जीडीपी से 5 गुना बड़ी है। अमेरिका की जीडीपी भारत की जीडीपी से 10 गुना बड़ी है, लेकिन अमेरिका अपनी जीडीपी का 3.45% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करता है। चीन अपनी जीडीपी का 2.4% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है। जापान अपनी जीडीपी का 3.26% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है। जर्मनी अपनी जीडीपी का 3.14% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है। टर्की अपनी जीडीपी का 1.09% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है और इजराइल भी अपनी जीडीपी का 5.44% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है। इस वजह से ही 94 लाख की जनसंख्या वाला इजराइल 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत को हथियार बेचता है। और भारत की बात की जाए तो भारत अपनी जीडीपी का 0.66% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है। ये खर्चा दुनिया की औसत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होने वाले खर्चे से भी बहुत कम है। दुनिया में औसतन 2.63% का खर्चा किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। ये एक बड़ी वजह है और भारत अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर बना हुआ है। ये एक बड़ी वजह है भारत को डिफेंस सेक्टर में कमजोर बनाए रखने के लिए।
भारत एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। जबकि अगर भारत एक्सपोर्ट पर काम करता तो भारत को बड़े बड़े फायदे होते। कुछ फायदे मैं आपको गिनवाता हूँ। भारत जब एक्सपोर्ट करेगा डिफेंस का तो सबसे पहले देश में फॉरेन रिजर्व करेंसीज बढ़ेंगी और ट्रेड डेफिसिट को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जब भारत से हथियार खरीदे जाएंगे बड़े लेवल पर तो भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इस वजह से डिफेंस के प्रोडक्ट्स भारत में सस्ते होंगे, जिसका सीधा फायदा देश की सेना को तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे जो ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन होगा उसमें भारतीय हथियार ज्यादा कारगर होंगे। इसलिए डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ाना भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी हमेशा। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई तब से डिफेंस का हुलिया बदलने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया। 2016 में नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुसार भारत ने एफडीआई लिमिट को 26% से बढ़ा करके 49% कर दिया। इसके साथ साथ डिफेंस प्रोक्योरमेंट एफिशिएंसी को भी बढ़ाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया गया, लाइसेंसिंग प्रणाली को ठीक किया गया, ट्रांसपेरेंसी लाया गया और प्राइवेट डिफेंस की कंपनियों को इंसेंटिवाइज किया गया। ये वो स्टेप्स थे जिसने भारत में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया और डिफेंस इंडस्ट्री को और मजबूत बनाया। इसके साथ साथ आईडीडीएम जैसी नई कैटेगरीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसके साथ भारत ने नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसके अनुसार भारत की प्राइवेट कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ में एग्रीमेंट कर सकेंगी और नए प्रोजेक्ट्स पर साथ में काम कर सकेंगी, जिसके साथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स पर भारत ने काम भी किया। लेकिन जब पाकिस्तान और चीन के साथ में भारत का विवाद बढ़ा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आत्मनिर्भर के अभियान को एग्रेसिवली और बढ़ाया और 2020 में जो डिफेंस का 49% की लिमिट थी एफडीआई की उसको बढ़ा करके 74% कर दिया। 2020 में 209 आइटम्स को बैन कर दिए कि अब ये विदेश से नहीं खरीदे जा सकते हैं। इसके साथ ही सिर्फ एक साल के अंदर अंदर ही 2851 डिफेंस के आइटम्स को बैन कर दिया, जिसे अब विदेश से नहीं खरीदा जा सकता है। देश के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मिला करके 7 गवर्नमेंट कंपनियों में बदल दिया गया, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगस्त 2020 में एक नया सृजन पोर्टल विकसित किया गया, जिसका अर्थ है सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू ज्वाइंट एक्शन। ये वो पोर्टल है जिसकी मदद से जो डिफेंस की फैक्ट्रीज हैं वो अब स्टार्टअप्स को और जो कंपनियां हैं नई कंपनियां उनको हेल्प कर पाएंगी। और यही कारण है कि पिछले 5 सालों में भारत ने 8 गुना हथियार बेचे हैं। करीब करीब 2021 में 13,000 करोड़ के हथियार बेचे गए हैं और अगले फिस्कल ईयर में 40,000 करोड़ के डिफेंस के हथियार बेचने का लक्ष्य लिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। पहले भारत बहुत सारे इक्विपमेंट्स विदेश से खरीदता था, लेकिन अब भारत कई सारे हथियारों के लिए अपनी देशी जो कंपनियां हैं उनको इनवाइट कर रहा है और उनके साथ में एग्रीमेंट कर रहा है। अगर मैं आपको कुछ डेटा बताऊं तो पहले तेवर X95 राइफल जो कि भारत इजराइल से खरीदता था अब भारत बनाता है। 48,000 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को सप्लाई करने के लिए। 1,000 करोड़ का एग्रीमेंट किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में, जो मॉडर्न रेडियो सिस्टम देगा, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल SDR टैक। 118 अर्जुन मार्क 18 टैंक के लिए भी एग्रीमेंट किया गया है, जिसकी कीमत है 8,400 करोड़ रुपए, जिसको DRDO बनाएगा। अगर बात की जाए यूएवीज की तो हाई अल्टीट्यूड एवीज के लिए 140 करोड़ रुपए का डिफेंस डील किया गया है। इसे आइडियल फॉर्ज नाम की कंपनी बनाएगी। ये एक भारतीय कंपनी है। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन्स के लिए 10,994 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट DRDO के साथ में किया गया है। ये वो हथियार हैं जो अभी तक भारत विदेश से खरीदता था, लेकिन अब इन सारे हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी। तो ये वो सारी घटनाएं हैं जो शायद एक एग्रेसिवली आत्मनिर्भर पॉलिसी के बिना संभव नहीं थी। इसलिए ये पॉलिसी करने के लिए भारत की सरकार सराहना की पात्र है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए मेघदूत समाचार। धन्यवाद।